Good morning class. Today we are going to start chapter 7 understanding marginalization. तो marginalization से क्या मतलब है? marginalization का मतलब है जब हम एक मेन स्ट्रीम में से किसी को आउट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं marginalization। जैसे हमारी किसी भी कम्युनिटी में एक कॉमन सी मेन स्ट्रीम होती है। जैसे आपके स्कूल में है कि सारे बच्चे एक जैसा पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं। अगर हम इसमें से फ्यू स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दें कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपके पास ये राइट नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे मार्जिनलाइजेशन। तो इससे हमारा क्या मतलब है? सोशली मार्जिनलाइज्ड का क्या मतलब है? तो थोड़ा सा हम इसको समझते हैं अच्छे से। टू बी मार्जिनलाइज इज़ टू बी फोर्स टू ऑक्यूपाई द साइड्स और फ्रिंजेस एंड दस नॉट टू बी एट द सेंटर ऑफ थिंग्स। तो किसी भी चीज़ से अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम साइड कर देते हैं तो उसको बोलेंगे मार्जिनलाइजेशन। दिस इज़ समथिंग दैट सम ऑफ यू हैव प्रोबेबली एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम और प्लेग्राउंड। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने कभी एक्सपीरियंस किया हो, कभी क्लासरूम में कि आपको थोड़ा अलग ट्रीट किया जा रहा है, या कभी प्लेग्राउंड में कि कुछ बच्चों को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कुछ को नहीं किया जा रहा है। तो ये सब मार्जिनलाइज हो सकता है। If you are not like most people in your class, that is if your taste in music or films is different, if your accent marks are out from others, if you are less chatty than others, मतलब आप कहीं से भी दूसरे लोगों से अगर थोड़ा अलग हैं तो आप अपने आप को मार्जिनलाइज फील करते हैं। As in the classroom, in the social environment too, groups of people or communities may have the experience of being excluded. तो जैसे आप क्लासरूम में फेस करते हैं, ऐसा ही लोग सोसाइटी में फील करते हैं कि उनको जो है वो मेन स्ट्रीम से या फिर एक कॉमन कम्युनिटी से थोड़ा अलग कर दिया जाता है। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, मे बी इसलिए कि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका थोड़ा जो जैसे वो दिखते हैं उनका लुक थोड़ा अलग है। तो किसी भी एक क्राइटेरिया को लेके लोग जो है वो कुछ लोगों को थोड़ा अलग कर देते हैं। तो कई बार किसी का लो सोशल स्टेटस होता है तो इसलिए कर देते हैं। ठीक है। मार्जिनलाइज ग्रुप्स आर व्यूड विद हॉस्टिलिटी एंड फियर। दिस सेंस ऑफ डिफरेंस एंड एक्सक्लूजन लीड्स टू कम्युनिटीज नॉट हैविंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज इन देयर इनएबिलिटी टू असर्ट देयर राइट्स। तो ये जो है, ये एक्सक्लूजन जो है उन लोगों को एक्सक्लूड कर देता है उनके सारे राइट्स यूज़ करने के लिए, और उनको जो है वो एक ऐसी फीलिंग आती है कि उनके पास कोई पार नहीं है, वो डिसएडवांटेज हैं। तो और जो डोमिनेटिंग सेक्शंस हैं सोसाइटी के, सिर्फ उन्हीं के पास सारे राइट्स हैं। तो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स वर्क टुगेदर टू मेक सर्टेन ग्रुप्स इन सोसाइटी फील मार्जिनलाइज्ड। तो इस चैप्टर में जो है वो हम आगे देखेंगे, एक स्टोरी के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो एक आदिवासी फैमिली है दिल्ली में। सोमा एंड हेलन जो हैं वो टीवी देख रहे हैं जिस पे रिपब्लिक डे परेड दिखाई जाती है। तो उन्होंने अपने दादू को कहा कि उस परेड में जो है आदिवासी को डांस करते हुए दिखाया जा रहा था। तो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को पूछा, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग। तो ओनली डांस करते हुए ही क्यों आदिवासीज को दिखाया जाता है? क्या उनके पास कोई और काम नहीं है? क्या उनकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक डांसिंग से ही हो जाती है? तो ओनली डांसिंग से ही होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये आदिवासीज जो है इनकी लाइफ्स तो बहुत रिच हैं, लोगों को इनकी लाइफ्स के बारे में नहीं पता है। तो उसका जो ब्रदर है उसने भी कहा कि हाँ, लोग जो है वो इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो उसके दादू अपनी स्टोरी बता रहे थे कि जब हम उड़ीसा में थे, हमारा गांव जो है वो बहुत सुंदर था, हम फॉरेस्ट के आसपास रहते थे, हमारा जो है सारा लाइवलीहुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस से ही होता था, हमें जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो हमें फॉरेस्ट से मिल जाती थी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो सर्वाइव करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जो माइनर्स थे, मतलब जो माइनर्स थे, उन्होंने कहा कि इस ज़मीन के नीचे हमें आयरन ओर मिल सकती है, तो इसलिए आपको ये ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। इसमें से कुछ लोगों ने तो हाँ कर दिया, बिकॉज़ उनको एक लालच दिया गया कि आपको एक जॉब मिलेगा, और उनको जो है मतलब आपको एक सिटीज़ में कोई भी एक घर दे देंगे हम, और आपको एक जॉब दे देंगे, तो आपको ये जगह खाली करनी होगी। अब कुछ लोगों ने थोड़ा ग्रीड में आके इस जगह पे हाँ कर दिया, और कुछ लोग अभी भी जो है वो नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने जो है वो उनको पता भी नहीं था, उन्होंने वहाँ एक अंगूठा लगाया जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि हमने अपनी लैंड जो है वो सोल्ड कर दी है। तो बहुत कम लोगों को जॉब मिला था, सबको तो जॉब भी नहीं मिला था। तो उसके बाद जो लोग नहीं मान रहे थे उनको मारा गया, डराया गया, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो है वो उन माइनर्स के साथ थी। मतलब जो भी टॉप ऑफिसर्स थे या जो भी अथॉरिटीज़ थी वो उनका साथ दे रही थी। तो उनको जो भी वो गलत कर रहे थे लोगों के साथ, आदिवासीज़ के साथ, वो उनको करने दिया गया।
तो फिर बच्चों ने पूछा कि दादू हमारी ज़मीन का क्या हुआ, हमारी लैंड का क्या हुआ। तो उनके दादू ने बताया कि हमारे पास 30 एकर्स ऑफ लैंड थी और उसके बदले में हमें बहुत ही छोटी सी अमाउंट जो है वो मनी की फॉर्म में दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मनी जो है जब हम सिटीज़ में शिफ्ट हो गए तो वो मनी बहुत कम दिन रही हमारे पास। मनी सिटीज़ में लाइफ इतनी महंगी है तो वो पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया और यहाँ हम बहुत ही कम स्पेस में जो है वो रहते थे, क्योंकि वहाँ गांव में बहुत ओपन एरिया होता है, खुली जगह होती है रहने के लिए, तो यहाँ बहुत कम स्पेस उनको मिल पा रहा था। तो उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद दादू ने बताया कि आपके फादर को जो है वो दिल्ली में जॉब मिल गई, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए और उसके बाद आप जो है वो स्कूल जाने शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा उनके बच्चे थे, उन्होंने कहा कि हमें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बच्चे जो हैं, हम जब लोकल लैंग्वेज संथाली बोलते थे तो अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मार्जिनलाइज कर देते थे, मीन्स अलग समझते थे और हम पे हंसते थे। तो अब लेकिन इसने कहा कि अभी तो आजकल तो हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और हम भी इंग्लिश बोलना शुरू हो गए हैं, हमें आती है इंग्लिश बोलनी, तो वहाँ रहते रहते वो लोग भी सीख गए हैं। तो इसने कहा कि हम जो है अपने फ्रेंड्स को अपनी विलेज लाइफ जो है वो दिखाना चाहते हैं, काश हम उसको दिखा पाते उनको कि कैसे हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया गया। तो दादू ने कहा कि बहुत अच्छा है, इससे वो लोग बहुत कुछ सीख भी पाएंगे कि कैसे आदिवासी के लिए जो एक धारणा बनी हुई है बच्चों के मन में या लोगों के मन में, वो चेंज हो पाएगी। तो इस स्टोरी से हमने क्या जाना कि जब हम किसी को मार्जिनलाइज कर देते हैं, मीन्स हम किसी को अलग तरह सा ट्रीट करते हैं, तो उसको कैसा फील होता है। तो नेक्स्ट आता है हु आर आदिवासीज। तो आदिवासीज का मतलब क्या है, ओरिजिनल इनहैबिटेंट। ओरिजिनल का मतलब है कि वो वहीं के ही रहने वाले हैं, और ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो फॉरेस्ट के आसपास रहती हैं। अराउंड 8% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी है, और जो भी मैनी ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर लोकेटेड इन आदिवासी एरिया। तो ज़्यादातर जो माइनिंग होती है वो इन्हीं एरियाज़ में होती है, जैसे जमशेदपुर, रुड़केला, बोकारो, भिलाई। तो ये काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनिंग्स होती हैं, तो यहाँ पे आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसी 500 डिफरेंट आदिवासीज ग्रुप हैं इंडिया में, और आदिवासीज जो हैं वो बहुत सारी स्टेट्स में हैं, लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, उड़ीसा, गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब में जो है वो आदिवासीज रहते हैं। तो उसके बाद है कि जैसे उड़ीसा है, इसमें 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं, और आदिवासी सोसाइटीज़ जो हैं वो काफ़ी डिस्टिंक्टिव होती है, मतलब इनकी हायरार्की नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि एक कम्युनिटी है उन्हीं की आगे कम्युनिटी चलती रहेगी, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। तो इनमें जाति वर्ण जो है मतलब उसके किंग जो है वो रूल करते हैं, और डिफरेंट जाति वर्ण के डिफरेंट रूलर्स होते हैं। तो इस तरह से जो है आदिवासीज़ जो हैं इनकी लाइफ आज के टाइम पे बहुत, मतलब ये कह सकते हैं कि क्योंकि वहाँ पे माइनिंग ज़्यादा हो रही है इनके एरियाज़ में, तो उन एरियाज़ में इनकी लाइफ को काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और बहुत अच्छी लाइफ नहीं रही है, क्योंकि जंगल्स, फॉरेस्ट बहुत कम हो गए हैं हमारे यहाँ ना। तो उसके बाद आता है कि जैसे जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति तांत्रिक ट्रेडिशंस बंगाल एंड असम की हैं। तो 19th सेंचुरीज़ में जो है आदिवासीज़ को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था फोर्सफुली, ठीक है। तो विच हैज़ इमर्ज एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। तो ये एक नया रिलीजन बन गया फिर। तो उसके बाद आता है आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग। तो आदिवासीज़ जो हैं इन इंडिया usually showcase Adivasis community in particular ways. Thus during school functions or other official events or in books or in movies, आदिवासीज़ जो हैं इनको हमेशा एक स्टीरियोटाइप सी इमेज हमने बनाई हुई है आदिवासीज़ का, कि एक एक्जॉटिक सी इन्होंने ड्रेस पहनी हुई होगी और ये ऑलवेज डांसिंग करते हुए दिखाई देंगे, इनकी जो मदर टंग है, इनकी लैंग्वेज में एक सॉन्ग चल रहा है, तो इस टाइप से हम ऑलवेज इनको प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप वे है कि हम इनके आगे या पीछे इनको देखते ही नहीं है कि इनकी लाइफ और कैसे हो सकती है। तो often आदिवासीज आर blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. You will also remember that in chapters class 6 how stereotyping particular communities you can lead to people discriminating against such groups. तो जो ऐसे stereotype हमारी thinking है वो हमें कहीं ना कहीं हम उनके साथ discrimination करते हैं। Adivasis and developments, as you have already read in your chapter
Forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilizations in India. तो कौन सी भी civilization हो या फिर जो है वो development हो, उसमें फॉरेस्ट का ऑलवेज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे मेटल ऑर्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जो हैं ये सारे हमें कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। और as is becoming clearer now, crucial to availability and quality of our air and water, forests cover the major part of the country till the 19th century. तो 19th century तक जो है वो फॉरेस्ट ने मेजर एरिया कवर किया हुआ था और आदिवासी इसका बहुत ज़्यादा एक्सेस था फॉरेस्ट में, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी। मीन्स उनको किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता था, टोटली फॉरेस्ट पे से ही उनका जो पूरा लाइवलीहुड चल जाता था। But this meant they were not ruled by large states and empires. Instead, often empires heavily dependent on Adivasis for the crucial access to forest resources. This is radically contrary to our image of Adivasis today as somewhat marginal and powerless communities. तो कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। और प्री कॉलोनियल वर्ल्ड में ट्रेडिशनली रेंज हंटर गैदरर्स एंड नोमैड्स एंड लिव्ड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अगर हम प्री कॉलोनियल पीरियड देखें, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले की लाइफ देखें आदिवासीज़ की, तो इनकी लाइफ में क्या था कि ये या तो हंटर्स थे, या तो गैदरर्स थे, नोमैड्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करते थे। तो इस तरह से इनकी लाइफ थी। उसके बाद है कि आदिवासीज हैव बीन इंक्रीजिंगली फोर्स्ड through economic changes, forest policies and political force applied by the state and private industry to migrate to live as a worker in plantation. तो जैसे जैसे चेंजेस आते गए, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने पड़ते हैं। तो जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उतनी ही ज़्यादा जो है वो आदिवासीज़ को फॉरेस्ट से शिफ्ट करके उनको या तो एज अ लेबरर उनको यूज़ किया गया इन माइनिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, प्लांटेशन में, या फिर उनको सिटीज़ की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दे डू नॉट कंट्रोल और हैव मच डायरेक्ट एक्सेस टू द फॉरेस्ट डायरेक्टली। तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि फॉरेस्ट एरियाज़ में उनका एक्सेस नहीं है, बल्कि उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ रहा है। सो this is all about today's class. We will continue this chapter tomorrow. Thank you and have a nice day.